नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। 100 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी और घर जाकर कौन सी इमोशनल बात कह दी, आज आपको दिखाऊंगा। विपक्ष मजाक बनाता रहा, मोदी ने बता दिया कि वो क्या करते रहे इतने दिनों। केजरीवाल ने इस्तीफे की स्क्रिप्ट तो लिखी, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, क्या खबर आ गई है, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा अवैध मस्जिद पर नया बवाल, हिमाचल के हिंदुओं का आंदोलन क्या क्रांति बनता जा रहा है? शिमला, सोलन और मंडी एकजुट हिंदुओं का वो एक्शन, वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, आज उसका चैप्टर भी दिखाऊंगा। लंगड़ा भेड़िया पकड़ से बाहर, सीएम योगी खुद मौके पर पहुंचे तो क्या क्या हुआ? आदमखोर भेड़िए के आतंक के बीच सीएम योगी को देख पब्लिक क्या बोली, आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। और आखिर में शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर पूजा करने वाले वीडियो का पूरा सच क्या है? भगवान शिव से जुड़ी वो कहानी जो सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली में अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो फिर से पत्थरबाजी हो, गोलियां चलेंगी, आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे और फिर से अमरनाथ जी की यात्रा पर हमले होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी ने त्रिपुरा में कहा कि सुरक्षा के मामले में सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, सुदर्शन चक्र भी जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो एक हाथ में मुरली होती है और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी होता है। योगी ने पाकिस्तान पर भी हमला बोला और उसे नासूर बताया, जिसका ऑपरेशन करना जरूरी है। यूपी सरकार के एक मंत्री ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। मंत्री रघुराज सिंह ने कह दिया कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नंबर 1 आतंकवादी हैं। रघुराज सिंह ने केजरीवाल को दूसरा आतंकवादी कहा और महाभ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। इसी तरह से मोदी सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी बताते हुए विवादित बयान दिया था। महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने रिजर्वेशन सिस्टम खत्म करने की बात की है। जो भी राहुल गांधी की जबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के पहले 100 दिन देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, युवाओं, महिलाओं पर बहुत भारी पड़े हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस यू टर्न सरकार ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है और बेरोजगारी बढ़ रही है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच नए सिरे से बातचीत की पहल हुई है। जूनियर डॉक्टर्स आज सीएम के आवास पर पहुंचे। इससे पहले 2 बार यह बातचीत नहीं हो सकी थी, क्योंकि सरकार जूनियर डॉक्टर्स की इस मांग को खारिज कर रही थी कि मीटिंग का लाइव प्रसारण किया जाए। अब दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए हैं कि मीटिंग के मिनट्स शेयर किए जाएंगे और उन पर दोनों पक्षों के साइन होंगे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। 100 दिन बाद मोदी ने चुप्पी तोड़ी, घर जाकर कौन सी इमोशनल बात कह दी। विपक्ष मजाक बनाता रहा, मोदी ने बता दिया कि वो क्या कर रहे थे। केजरीवाल ने इस्तीफे की स्क्रिप्ट तो लिखी, लेकिन बड़ी गलती कर दी क्या? केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, क्या खबर आ गई, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विरोधी भले ही कितना कुछ कहते रहे, लेकिन उनकी राजनीति में और उनके विरोधियों की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर। और यह अंतर आज तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वो खुद की इमेज फिर से चमकाने और खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए क्या क्या सियासी स्टंट नहीं कर रहे हैं। भाई, जो केजरीवाल जेल तक चले गए फिर भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, वो केजरीवाल जेल से बाहर आए तो कह दी कि कुर्सी छोड़ दूंगा, तभी सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा जब दिल्ली वाले उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देंगे। ये जितने लोगों को बेईमान बताते थे, क्या वो लोग चुनाव नहीं जीतते थे क्या? तो वो ईमानदार हो जाते थे। केजरीवाल के इस ड्रामा पॉलिटिक्स को आज हम पाठशाला में डिकोड करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि केजरीवाल के दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों सीएम की कुर्सी छोड़ना केजरीवाल का सियासी स्टंट है और वो किस मजबूरी में यह सब कर रहा है, अपनी जगह किसको बैठाने वाले हैं कुर्सी पर। लेकिन पहले आप ये देखिए कि एक तरफ खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले केजरीवाल की यह राजनीति है, जिसमें दिल्ली ऐसा फंसी कि महीनों से कोई काम ही नहीं हो रहा,
और दूसरी तरफ गुजरात के बेटे नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में विरोधियों से क्या क्या नहीं सुना। कितना मजाक उड़ाया गया इनका। क्या नरेंद्र मोदी की तो हवा निकाल दिए, नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं रह गया, कभी यू टर्न सरकार कहा गया, कभी नीतीश नायडू की बैसाखी पर चल रही सरकार कहा गया, कभी कहा गया कि मोदी सरकार में पहली वाली बात ही नहीं है। इस मजाक और माखौल उड़ाने के बीच भी नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उनका पूरा फोकस था 100 दिन में देश के लिए जो टारगेट रखा है उसे पूरा करना है। 100 दिन तक नरेंद्र मोदी सब कुछ सहते रहे, कुछ नहीं बोले, सब कुछ देखते रहे, उनका मजाक उड़ाया, अपमानित किया गया, ताने मारे गए, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन वो खामोशी से काम करते रहे। 100 दिनों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और उन्होंने ये चुप्पी तोड़ी है गुजरात जाकर, यानी अपने घर जाकर। गुजरात के बेटे के तौर पर पीएम मोदी ने जो आज सबसे इमोशनल बात कही, पहले वो सुनिए, फिर आपको एक एक बात बताओ। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे, और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लोग ये बातें तो कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। आज नरेंद्र मोदी ने इसकी वजह भी बताई। सरकार बनने के बाद 100 दिनों में पीएम मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन उसका जवाब बिना वर्बली दिए हुए पीएम मोदी अपने काम से देते रहे। आप देखिए अपमान वर्सेस काम का अंतर। कहा गया कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, लेकिन मोदी ये सब सुनते रहे, और 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। कहा गया कि चुनाव के बाद मोदी कंधे झुकाकर चलते हैं, लेकिन मोदी चुपचाप अपना काम करते रहे, और 100 दिन में मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। 100 दिन में विपक्ष ने बार बार कहा कि सरकार उनकी है, लेकिन सिस्टम हमारा है। लेकिन ये सब कहने वाले कहते रह गए। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाली लखपति दीदी की संख्या 11 लाख बढ़ गई। इंडी गठबंधन आरोप लगाता रहा कि ये कमजोर है और बैसाखी सरकार है। उधर मोदी सरकार बिना कुछ कहे अपना काम करती रही, और 100 दिनों में किसानों के सम्मान निधि और फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई। आरोप लगाया गया कि यूटर्न वाली सरकार है। ये सब भी पीएम मोदी देखते सुनते रहे और गरीबों के लिए काम करते रहे। 100 दिनों में 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया। यानी प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जाता रहा, उन्हें अपमानित किया जाता रहा, और वो चुपचाप काम करते रहे। आज गुजरात में पीएम मोदी ने खुद बताया इस चुप्पी की वजह को। सुनिए एक बार। इन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए, और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी। ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा।
आप ये भी देखिए कि आज भी पीएम मोदी रुके नहीं। सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। पीएम ने वहां देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। यह नमो भारत रैपिड रेल गुजरात में अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी और करीब 360 किलोमीटर की दूरी 5.25 घंटे में पूरा कर लेगी। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो रेल के फेज 2 का भी उद्घाटन किया, जो गांधीनगर और मोटेरा के मेट्रो के जरिए कनेक्ट करेगी। पीएम ने मेट्रो ट्रेन में छात्रों के साथ सफर किया और छात्रों से बातचीत भी की। पीएम मोदी के साथ गुजरात के राज्यपाल और गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी मेट्रो ट्रेन में सफर किया। इसके बाद पीएम मोदी गांधीनगर की एक सोसाइटी में पहुंचे, जहां छत पर पीएम मोदी को देखने के लिए भीड़ लग गई। लोगों ने पीएम मोदी को बर्थडे विश भी कर दिया, जबकि बर्थडे कल है, लेकिन आज ही लोगों ने विश कर दिया। देखिए वहां क्या माहौल था। सर हैप्पी बर्थडे। यानी इधर मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रह गए, उधर नरेंद्र मोदी चुपचाप अपने काम में लगे रहे। ये होती है राजनीति, ये होता है राजनीति करने का अंतर। ये वो राजनीति नहीं है जिसमें जनता के काम हो ना हो केजरीवाल की तरह कुर्सी नहीं छोड़नी। ये वो राजनीति नहीं है जिसमें सीएम के पास फाइल साइन करने की पावर हो ना हो, लेकिन जेल जाने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होना है। फिर जब लगा कि चुनाव करीब आ गए, जनता हिसाब मांगेगी, तो अचानक एक दिन स्टंटबाजी होने लगती है कि अरे इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए केजरीवाल ने इस बार जेल से बाहर आने पर कैसे सीएम की कुर्सी छोड़ने का नया सियासी स्टंट किया। वो बयान एक बार सुन लीजिए, याद दिलाता हूं। उसके बाद इसके पीछे की एक एक खबर और वजह बताता हूं आपको कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। यह उन्होंने चुनाव के वक्त कहा था। जेल से बाहर आने के बाद इस बार उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि वो जनमत संग्रह करा रहे हैं कि भाई उनको रहना चाहिए कि नहीं सीएम की कुर्सी पर, वही लोग वो बयान जो अभी आपको दिखाया वो याद दिला रहे हैं कि आप तो कहे थे कि 5 तारीख को मैं बाहर आ जाऊंगा। 5 जून को अगर इंडिया अलायंस जीत गया, इंडिया अलायंस को 7 सीट पे हरा दिया पब्लिक ने, यानी पब्लिक चाहती है आप जेल में रहिए। लोग पूछ रहे हैं। केजरीवाल के हिसाब से तो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, लेकिन यहां केजरीवाल फंस गए, क्योंकि लोग इस सियासी ड्रामे को समझ रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ईडी ने समन भेजा तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब गिरफ्तार हुए तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल जाने के बाद भी इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब 21 दिन की जमानत मिली तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अब जमानत मिलने पर इस्तीफा देने का ड्रामा क्यों? और आपके लोग तो खुद ही माहौल बना रहे हैं कि जमानत ऐसी मिली है, इसका मतलब कि अब केजरीवाल जो है वो पाक साफ है। तो जब पाक साफ ही है, जमानत इक्वल टू निर्दोष हो साबित हो जाना, तो फिर अब इस्तीफा क्यों भाई? केजरीवाल अब कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक चुनाव नहीं जीत जाते तो वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आप याद करिए कि कुछ इसी तरह की बात केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कही थी। तब आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया, कहा था कि दिल्ली की जनता जवाब देगी और दिल्ली की 7 सीटें इंडी गठबंधन जीतेगा। खुद केजरीवाल ने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन चुनाव जीत गया तो वो चुनाव नतीजों के बाद 5 जून को बाहर आ जाएंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको सुनाया। बॉस, दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में ही अपना जवाब दे दिया था। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर इंडी गठबंधन की हार हुई। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर और कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। 7 की 7 सीट इंडी गठबंधन हार गया। लोकसभा चुनाव भी जनता की अदालत थी। अपनी सुविधा के हिसाब से गोलपोस्ट बदलना केजरीवाल की पुरानी पॉलिटिक्स है। और यह हाल तब है जब केजरीवाल दावा करते थे कि उन्हें सीएम की कुर्सी का लालच नहीं, इस्तीफा तो वो अपने जूते की नोक पर लेके चलते हैं। सुनिए नवंबर 2023 में केजरीवाल ने क्या कहा था, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल से ज्यादा नैतिकता तो लालू यादव में थी। और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है।
जो केजरीवाल अपने जूते की नोक पर इस्तीफा लेकर चलते थे, वो करीब 6 महीने तक जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे पाए। शायद जूते की नोक पे लेकर चलते होंगे, जेल में चप्पल पहन रहे होंगे, तो जूते की नोक पे बाहर ही रह गया होगा इस्तीफा। जेल में वो वाले जूते नहीं होंगे। केजरीवाल से पहले भी कई नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री रहते जेल गए। कुछ नेताओं के बारे में आपको बताता हूं कि जेल जाने के बाद उन्होंने कब इस्तीफा दिया। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया तब आबकारी मंत्री थे। इसी तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 2022 में गिरफ्तार हुए। सत्येंद्र जैन ने फरवरी 2023 में 9 महीने बाद इस्तीफा दिया। जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने से पहले ही हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, तब जेल गए। लालू यादव ने चारा घोटाले में गिरफ्तार होने से पहले 25 जुलाई 1997 को इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया, फिर आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी लालू यादव तक ने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से इतना लगाव था कि जेल में रहते हुए भी सरकार चलाने का दम भरते रहे और इस्तीफा नहीं दिया। अब जब जेल से बाहर आ गए तो इस्तीफा देकर खुद को शहीद दिखाना चाह रहे। केजरीवाल ने फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठने का प्लान भी बताया। सुनिए एक बार। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट दे के जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। केजरीवाल का एक और लॉजिक है। केजरीवाल कह रहे कि केस तो 15 साल 20 साल तक चलते रहते हैं, इसलिए वो जनता की अदालत में जाकर जनता के फैसले का सामना करें। तो ये बात बॉस आपको पहले नहीं पता थी कि केस 15 साल चल जाता है। इस देश में करोड़ों केस पेंडिंग है, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे पेंडिंग है। जिस दिन केस रजिस्टर हुआ और केजरीवाल का नाम आया, उसी दिन केजरीवाल को पता चल गया होगा कि इस तरह के केस में ट्रायल सालों चलता है। तब इस्तीफा क्यों नहीं दिए भाई? सुनिए केजरीवाल जी का लॉजिक, माथा पीट लीजिएगा आप। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। मतलब केस लंबा चलेगा बॉस, तो ये आपको पहले ही समझ में आके और उसके बाद इस्तीफा दे देना था। जमानत मिलने के बाद आपके वकील बता रहे हैं कि केस लंबा चलेगा। वैसे तो केजरीवाल की राजनीति का स्टाइल यही है, लेकिन इस बार जो सियासी ड्रामा केजरीवाल ने किया है वो नेक्स्ट लेवल का है बॉस। करीब 6 महीने तक जेल में रहने के दौरान केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देने का विचार नहीं आया। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल को नैतिकता का ख्याल आया और इस्तीफा देने का ऐलान करके धमाका कर दिया। केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में फरवरी 2025 में होने वाले चुनाव नवंबर में ही हो जाए। केजरीवाल का सियासी गेम प्लान यह है दरअसल कि नवंबर में चुनाव हो जाएंगे तो केजरीवाल को सिर्फ 2 महीने के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। नवंबर में अगर चुनाव हुए और केजरीवाल जीत गए तो उन्हें सीएम की कुर्सी जल्दी मिल जाएगी। केजरीवाल को कुर्सी छोड़ने पर फरवरी 2025 यानी 5 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बीच सिर्फ 2 महीने के लिए केजरीवाल को अपनी कुर्सी किसी को देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जो केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि देखो देखो मैंने तो कुर्सी छोड़ दी यार, मेरे को कुर्सी, मैं तो जूते की नोक पे कुर्सी लेके चलता हूं, मैंने साबित कर दिया। इसको लेकर अगर कोई इमोशनल लहर बनेगी तो वो 5 महीने टिकेगी, इसलिए जल्दी चुनाव कराने पे की बात कर रहे हैं। सुनिए एक बार। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। केजरीवाल को लग रहा है कि ऐसा करके उनके 6 बड़े फायदे हो जाएंगे। पहली बात, उनके सीएम पद पर बने रहने का विवाद ही खत्म हो जाएगा। यह विवाद जितना ज्यादा चलता, केजरीवाल को उतना चुनाव में नुकसान होता। दूसरी बात, केजरीवाल को लग रहा है कि जल्द चुनाव करवा लेंगे तो सिंपैथी वोट ज्यादा से ज्यादा कैश करा पाएंगे। तीसरी बात, केजरीवाल को यह भी लग रहा होगा कि इससे पहले कि कोई नया विवाद आ जाए, उससे पहले चुनाव हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। चौथी बात, केजरीवाल के पास सीएम के तौर पर कोई पावर नहीं थी। क्या नया सीएम आएगा तो दिल्ली के अटके हुए काम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पांचवी बात, नए सीएम के आने से काम अगर होंगे तो इस काम को दिखाकर वो चुनाव में वोट मांगने के लिए जा सकते हैं, नहीं तो किसी मुंह से वोट नहीं मांग पाएंगे। छठी बात, केजरीवाल को लग रहा है कि कुर्सी छोड़ने से उन्हें अपनी इमेज सुधारने का मौका मिलेगा।
वो कह सकते हैं कि दिल्ली के कामों के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। केजरीवाल जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं उसमें यह हैरान नहीं करने वाली पॉलिटिक्स है, और हैरान होना भी नहीं चाहिए कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के साथ साथ शीश महल यानी सीएम आवास से निकलने की भी स्क्रिप्ट तैयार करके बैठे हो, क्योंकि केजरीवाल के इस समय जो पूरा खेल वो खेल रहे हैं, वो पूरा खेल ही इमेज ठीक करने के लिए। वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के साथ साथ अपने शीश महल से निकलकर कह सकते हैं कि देखो जिस शीश महल की इतनी बात हो रही थी उसको तो मैंने ठुकरा दिया, मुझे इसका कोई मोह है। केजरीवाल को यह पता है कि शीश महल से उनकी इमेज को बड़ा डेंट लगा है। अगर वो शीश महल छोड़कर किसी सामान्य से घर में जाएंगे तो फिर से दिखाएंगे कि देखो मैं तो वही हाफ शर्ट पहनता हूं, चप्पल पहन के चलता हूं, और देखो कितना सिंपल घर में रह रहा हूं, मुझे तो कोई मोह नहीं गाड़ी बंगले। जबकि सबको पता है कि केजरीवाल के दिमाग में यही चल रहा होगा कि कुछ ही दिनों की बात है, चुनाव में अगर वो जीत जाएंगे तो फिर से शीश महल में जाने से कौन रोक लेगा। केजरीवाल की पूरी रणनीति यह है कि इस्तीफा देने का ऐलान करने से दिल्ली में उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा हो जाए, जिसका फायदा वो उठा सके। लेकिन केजरीवाल भूल गए कि लोकसभा चुनाव के समय भी वो कोशिश कर चुके हैं। केजरीवाल को तब भी कामयाबी नहीं मिली। आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती रही कि केजरीवाल को अगर गिरफ्तार किया तो पूरी दिल्ली सड़कों पर आ जाएगी, लेकिन ना तो दिल्ली की जनता सड़कों पर आई और ना ही कोई हल्ला हंगामा हुआ। अब इसी जनता से केजरीवाल खुद के लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। केजरीवाल के इस्तीफे पर दिल्ली की जनता क्या कह रही है, सुनिए एक बार। मेरी राय यह है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जो वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं उनको तुरंत देना चाहिए, वैसे तो पहले ही देना चाहिए था उनको। देखिए, इनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था और नैतिकता के आधार पर भी दे देना चाहिए था। ये भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल से सरकार चलाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम केजरीवाल है, बस, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। एलजी केजरीवाल जब भी कोई बात करता है एलजी पे डाल देता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके इस्तीफे के बाद दिल्ली में भले राष्ट्रपति शासन लग जाए, इनकी पार्टी का कोई भी ना माने, क्योंकि उनके जो भी बनेगा मुख्यमंत्री उनके ऊपर राज तो इन्हीं का चलेगा। वो तो इन्होंने लोकसभा में भी कहा था और लोकसभा में वोट का वो देख लिया इन्होंने कि इनको कितने वोट पड़े, कितनी सीटें इनकी आई। तो फैसला तो वोट से अगर इनको देखना है तो वो लोकसभा चुनाव में ही देख चुके हैं। केजरीवाल साहब जिसको 2 दिन के बाद लाने वाले हैं वो केजरीवाल साहब का कठपुतली है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। एक सवाल यह भी, केजरीवाल ने इस्तीफा देने में 2 दिन का टाइम क्यों लिया? उन्होंने शनिवार को ऐलान किया कि मंगलवार को इस्तीफा दूंगा, लेकिन यह 48 घंटे केजरीवाल ने लिए क्यों? इसमें बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस्तीफा देने के लिए मंगलवार का दिन चुना। मंगलवार हनुमान भगवान का दिन होता है। इस दिन के इस्तीफा देकर केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड चलेंगे। पिछले चुनाव में खुद को हनुमान भक्त बताते आए हैं। मंगलवार यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। केजरीवाल चाहेंगे कि मंगलवार को उनकी चर्चा हो और पीएम मोदी मीडिया में न दिखे, यानी हेडलाइन पॉलिटिक्स, जिसके लिए केजरीवाल जाने जाते हैं। इन 48 घंटे के दौरान केजरीवाल सभी विधायकों और मंत्रियों की सहमति लेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि पार्टी में कोई विवाद या मतभेद हो जिसका नेगेटिव असर चुनाव पर हो। इतना ही नहीं, वो ये भी दिखाएंगे कि मोदी जी लीजिए आपका बर्थडे गिफ्ट दिया, आप यही चाहते थे ना कि मैं रिजाइन कर दूं, लीजिए कर दिया। केजरीवाल भले ही कितने गेम प्लान बना लें, लेकिन उनकी बातों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल जल्द चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के भी चुनाव हो जाएं। अगर वो वाकई ऐसा चाहते हैं तो वो दिल्ली विधानसभा भंग क्यों नहीं कर दे रहे? इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। केजरीवाल को पता है कि विधानसभा भंग करने पर जरूरी नहीं कि जल्दी चुनाव हो जाए। चुनाव कब होंगे ये चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि वो कब चुनाव करवाता है। 2014 में इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल पर भगोड़े का टैग लग गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को इसका नुकसान भी हुआ था। इसके बाद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो दिल्ली को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में इस बार विधानसभा भंग करने पर फिर से भगोड़े का टैग लग सकता है। केजरीवाल के इस सियासी स्टंट के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा या किसको केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह सस्पेंस तब और बढ़ गया जब केजरीवाल ने खुद ही इशारा कर दिया कि कौन कौन सीएम नहीं बनेगा। इनमें एक नाम तो मनीष सिसोदिया का है, दूसरा संजय सिंह का। यह बात तो केजरीवाल ने मंच से ही क्लियर कर दी थी कि मनीष सिसोदिया नए सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से लेने जाएंगे। यानी जो केस में फंसा है उन्हें केजरीवाल सीएम नहीं बनाएंगे। सुनिए एक बार। मैं मनीष जी से बात कर रहा था। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है
कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है। अब अगर मनीष सिसोदिया जैसे नेता नए सीएम नहीं बनेंगे तो सवाल यह है कि केजरीवाल के दिमाग में किसका नाम चल रहा है। क्या वो नाम सुनीता केजरीवाल का है? क्या आतिशी नई सीएम होंगी? क्या सौरभ भारद्वाज का चांस लगेगा? क्या राघव चड्ढा का नंबर लग सकता है? अब नाम जो भी हो, यह सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को पता है और किसी को इसका पता नहीं। आज आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि पीएसी की मीटिंग में केजरीवाल ने अपने पार्टी के बड़े नेता और कैबिनेट मंत्रियों से 1-to-1 मीटिंग, यानी ऐसा नहीं हुआ कि केजरीवाल ने सबको एक साथ बैठाकर नए सीएम के नामों पर चर्चा की। 1-to-1 मीटिंग का मतलब है कि सबसे अलग अलग चर्चा करना, जिससे एक दूसरे को की गई बातचीत किसी तीसरे को पता ना। पीएससी की मीटिंग के बाद सौरभ भारद्वाज ने खुद ये बात बताई और कहा कि कल विधायकों की बैठक होगी, उसमें बातचीत होगी। केजरीवाल कल शाम को इस्तीफा देने एलजी के पास जाएंगे। एक बार सौरभ भारद्वाज को सुनिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1-to-1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों से 1-to-1 मीटिंग क्यों की, क्यों सबके सामने नए सीएम के नामों पर चर्चा नहीं की? इसका कारण यह माना जा रहा है कि केजरीवाल को पता है कि अगर पहले से नाम आ गए तो पार्टी में अंदरूनी कलह हो सकती है, क्योंकि सीएम पद के जो दावेदार हैं वो सब पार्टी में सेकेंड टियर की लीडरशिप में एक जैसे कद वाले, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या कोई और, इनके बीच खेमेबाजी भी हो सकती है। अगर सबके सामने बात करते और कोई एक नाम देते जिस पर सहमति ना होती तो बवाल होता। इस बात का भी रिस्क था कि केजरीवाल के सुझाव पर आम सहमति न बनती तो फजीहत होती। इसके अलावा केजरीवाल ने 1-to-1 मीटिंग करके कई चीजें अपने लिए आसान कर ली। सबका माइंड रीड कर लिया कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिससे केजरीवाल को उससे निपटने में आसानी हो सके। अब जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनके कितने चांस हैं उसके बारे में बताता हूं। जैसे सुनीता केजरीवाल का नाम चर्चा में, लेकिन सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जिस वक्त केजरीवाल अपनी इमेज सुधारने में लगे हैं उस वक्त ऐसा फैसला नहीं ले सकते कि दूसरों को कुछ कहने का मौका मिले और ये लोग कहने लगेंगे कि अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। तो इमेज सुधारने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और फिर इमेज पे डेंट लगाएंगे। दूसरा, अगर सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगी तो वही शीश महल में रहना पड़ेगा, तो फिर बाहर निकल के कैसे दिखाएंगे कि मैं तो छोटे घर में रह सकता हूं। दूसरा नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा का है। इन तीनों का नाम चल रहा है दूसरे नंबर पर। आतिशी के चांस ज्यादा हैं क्योंकि वो केजरीवाल के संकट के समय सबसे एक्टिव थी। सभी बड़े मंत्रालय आतिशी को ही मिले थे। आतिशी का एक महिला फेस भी है। आतिशी से दिल्ली के काम करवाने भी आसान होंगे क्योंकि उनका अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर है। तीसरा नाम सौरभ भारद्वाज का है। इनके भी चांस ठीक ठाक हैं, लेकिन दिल्ली के अधिकारियों के साथ कितने तालमेल से काम कर पाएंगे इस पर सवाल हैं और नए सीएम के सिलेक्शन में केजरीवाल ये बात जरूर देखेंगे। चौथा नाम राघव चड्ढा का है, लेकिन उनके चांस कम हैं क्योंकि राघव चड्ढा को अगर केजरीवाल सेलेक्ट करते हैं तो उन पर पॉलिटिकल फेवरेटिज्म का आरोप लगेगा। खुद पार्टी के अंदर कलह बढ़ सकती है। राघव चड्ढा भी विदेश गए थे, उसके बाद से थोड़ा दूरी भी बढ़ गई है ये कहा जा रहा है, और अगर ये बनेंगे तो फिर राज्यसभा की एक सीट खाली करवानी पड़ेगी। अब जो नाम सरप्राइज के तौर पर आ सकते हैं उनके कितने चांस है वो भी देख लीजिए। जैसे गोपाल राय, पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, अन्ना आंदोलन से साथ में हैं, केजरीवाल के बहुत करीबी हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। कितना दौड़ भाग कर पाएंगे ये सवाल है। दूसरा नाम कैलाश गहलोत का है, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री उनके पास है और केजरीवाल के करीबी है। कैलाश गहलोत के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं। वो जाट समुदाय से आते हैं और जाटों की हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा प्रभाव है, जो केजरीवाल को लगता होगा कि इससे कुछ फायदा हरियाणा चुनाव में उन्हें हो जाएगा। कैलाश गहलोत का नाम इसलिए भी सरप्राइज के तौर पर लिया जा रहा है क्योंकि जब केजरीवाल जेल से अपने घर पहुंचे थे तो उनकी गाड़ी में सिर्फ एक नेता थे और वो थे कैलाश गहलोत। इतना ही नहीं, आप उस वक्त की तस्वीरें देखिए जिस वक्त केजरीवाल जेल से अपने घर पहुंचे थे। केजरीवाल गाड़ी से उतरे तो राघव चड्ढा सामने खड़े थे। राघव चड्ढा को उन्होंने गले लगाया, लेकिन केजरीवाल के साथ साथ गाड़ी से एक नेता और उतरे और वो थे कैलाश गहलोत। ये तस्वीर देखिए। यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल किसी पिछड़े दलित समाज से आने वाले विधायक को, जिसका वोट बैंक जो है वो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में ज्यादा हो, वहां के किसी विधायक को सीएम बना दे।
ताकि वो जो केजरीवाल का वोट बैंक माना जाता है, झुग्गी झोपड़ी का वोटर, वो जो है वो एक बार फिर केजरीवाल से जुड़े, वो ये दिखा सकें कि वो पिछड़े समाज के लिए कितना सोचते हैं। देखो, जिसको शीश महल कहा गया, वहां तो मैं पिछड़े समाज के व्यक्ति को बैठा रहा हूं, अपना पद दे रहा हूं। हालांकि केजरीवाल का स्टाइल जो है ना, वो इस तरह का है कि वो किसी को कुछ भनक नहीं लगने देते, और इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार की तरह कोई हो सकता है जीतन राम मांझी खोज रहे हो, जिससे वो सीएम बनाएं, इसलिए नए सीएम का नाम बताने में उन्हें टाइम लग रहा है। इसके अलावा केजरीवाल फूंक फूंक कर इस मामले में कदम रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ज्यादा होशियारी के चक्कर में कहीं उनके साथ वो खेल ना हो जाए जो खेल झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ हो। हेमंत सोरेन ने जेल जाते वक्त चंपाई सोरेन को सीएम बनाया, लेकिन जब जेल से लौटने के बाद हेमंत सोरेन ने वापस कुर्सी संभाली तो चंपाई सोरेन ने बगावत कर दी और वो बीजेपी में चले गए। ये सारी बातें केजरीवाल के दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन केजरीवाल ये भी सोच रहे होंगे कि सीएम भले ही वो किसी को बना दें, रिमोट कंट्रोल से सरकार तो चला ही सकते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास, अवैध मस्जिद पर नया बवाल, हिमाचल के हिंदुओं का आंदोलन क्रांति बनता जा रहा है क्या? शिमला, सोलन, मंडी, एकजुट हिंदुओं का वो एक्शन, वो वीडियो जो वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो गजब ही चल रहा है। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन अब हिमाचल के कोने कोने में पहुंच चुका है। शिमला में किस तरह से अवैध निर्माण करने वालों को इस आंदोलन ने झुकाया, ये हमने आपको बताया था। इसी तरह से मंडी में अवैध निर्माण करने वालों ने इस आंदोलन के सामने झुककर खुद ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया था। अब यह आंदोलन हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहुंच चुका है, जहां अवैध निर्माण और बाहरी संदिग्ध लोगों के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश के खिलाफ इतनी नाराजगी है कि हिंदू सड़क पर आ गए। पूरा हिंदू समाज एकजुट हो गया है और ऐसे ऐसे एक्शन हो रहे हैं जिसके वीडियो अब हर जगह वायरल हो रहे हैं। आज आपको डिटेल में सोलन की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि सोलन में किस बात को लेकर बवाल हो गया, क्यों सोलन में भी हिंदुओं का आंदोलन शुरू हो गया। सोलन में पहले से ही इस बात का गुस्सा था कि शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण पर जब पूरे हिमाचल में चर्चा होने लगी, तो हिमाचल में जगह जगह पर यह बात उठने लगी कि ऐसे अवैध निर्माण तो उनके यहां भी हो रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये सब डेमोग्राफी बदलने के लिए तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि बाहर से बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो संदिग्ध लगते हैं। इसलिए सोलन में सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों की अगुवाई में लोग प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल में बाहर से आकर अवैध निर्माण कर रहे लोगों का विरोध किया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए रैली भी निकाली। ये तस्वीरें देखिए सोलन में। सोलन में भी वही आक्रोश दिख रहा है जो शिमला और मंडी में दिखा था। यहां जिस तरह से हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली और जिस तरह से स्थानीय लोग भी इसके समर्थन में दिखे, इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश अंदर ही अंदर इन मुद्दों पर किस तरह से सुलग रहा है। लेकिन अब हिमाचल के हिंदू समाज को आवाज मिल गई शिमला के मामले से, इसलिए हिमाचल में जगह जगह लोगों को लगता है कि उन्हें भी अवैध निर्माण और बाहरी संदिग्ध लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यही समय है। सोलन में इसी मुद्दे पर किस तरह से माहौल गर्म हो गया है, जरा सोलन से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो बता दें, जिस तरह जो है संजौली मस्जिद का मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है, सोलन में आज जो है प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है। आपको ये भी बता दें कि आज जो है सोलन व्यापार मंडल ने बंद का ऐलान किया है। 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर जितनी भी शॉप्स है वो बंद रखी जाएंगी और यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पे जमा हुए हैं और साथ ही में व्यापार मंडल के लोग हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह हिमाचल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो उसके बाद जो है वो ज्ञापन जो है प्रशासन को सौंपेंगे और वहां पे मांग करेंगे जल्द से जल्द जो है जितने भी लोग जो है हिमाचल में आ रहे हैं उन पे जो है चेक किया जाए। सोलन में आक्रोश तो ऐसा है कि हिंदू समाज पूरा एकजुट होकर कह रहा है कि ऐसे संदिग्ध लोग बर्दाश्त नहीं जो हिमाचल प्रदेश में आकर अवैध निर्माण कर रहे हैं। हिंदू संगठन सबसे ज्यादा इसी बात से नाराज है कि बाहरी संदिग्ध लोग आकर वहां पर दुकान व्यापार पर एक तरह से कब्जा करने में जुटे और सरकार ये देख नहीं रही कि ये बाहरी संदिग्ध लोग कहां से आ रहे हैं, इन्हें किससे फंडिंग हो रही है। हिंदू संगठनों ने ऐसे दुकानों पर क्रॉस के निशान भी लगाए जिसे बाहरी संदिग्ध लोग चला रहे हैं। सोलन से एक और रिपोर्ट देखिए।
शिमला संजौली मस्जिद का मामला जो है काफ़ी गर्मा गया है, लेकिन अब उसमें नया ट्विस्ट आया है। मैं दिखा देती हूँ आपको। मस्जिद के जो ये पोर्शन है जो अवैध तरीके से बने हैं, 3 मंजिल आपको भी दिख रहे होंगे, इसमें जो 3 मंजिल ऊपर के 3 मंजिल यहाँ पे हैं, ये अवैध तरीके से बने हैं। तो आज जो है यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो MC शिमला से जाकर मिले और उन्होंने साफ तौर पे उन्हें कहा कि अगर जो अवैध तरीके से जितनी ये 3 मंजिल आपको दिखाई दे रही है वो अगर अवैध तरीके से बनी है तो उसको सीज कर दिया जाए। और साथ ही में उन्होंने ये भी उन्हें कहा, MC कमिश्नर को साथ में ये भी कहा कि अगर इस मस्जिद को तोड़ने का आप आदेश देते हैं तो वो आदेश हमें मंजूर है और हम खुद ही इस जो जितना भी अवैध जो ये 3 मंजिल बना है उसे हटा देंगे। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नवभारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट महंगे कर रहे हैं। जिस दुकान का किराया 10,000 रुपए होना चाहिए उसके लिए ये लोग 1-1 लाख रुपए का किराया दे रहे हैं। ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है? सरकार इसकी जांच कराए। सुनिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं वो कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। समुदाय के लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से उनका यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, दुकानों के बाहर वो बैठते जा रहे हैं, पूरे हिमाचल में उनका कब्जा आता जा रहा है। सिरमौर में 119 मस्जिदें खुल गई है, सोलन में 19 है, हिमाचल में अभी अपनी शिमला में संजौली में 1 मस्जिद खुली थी, जिसके कारण ये आंदोलन वहाँ से स्टार्ट हुआ और सोलन में यहाँ पर हम उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम अब शॉप्स ले रहे हैं यहाँ पे, ये 1-1 लाख रुपए किराया दे रहे हैं पर मंथ का। 1 लाख रुपए किराया देना मैम आम बात नहीं है। मैं भी एक शॉप वाला हूँ जी, मुझे 10,000 किराया निकालना भी कई बारी सर्दियों में औखा हो जाता है जी। 1 लाख रुपए किराया देना मैम आम बात नहीं है। इतना कहाँ से इतनी दिल की सेल भी नहीं जितना डेली पे दुकानें ले रहे हैं। ये इनसे इनका चेक किया जाए, इनको चेक किया जाए, इनका जांच किया जाए। क्या मांग है आपकी? प्रशासन इनके ऊपर चेक करे। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हिंदू एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्रांति से कम नहीं दिख रही और जिस तरह का आक्रोश दिख रहा है उसमें आने वाले समय में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। पाठशाला में अब अगली क्लास। लंगड़ा भेड़िया पकड़ से बाहर, CM योगी खुद मौके पर पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ देखिए। आदमखोर भेड़िए के आतंक के बीच CM योगी को देख पब्लिक क्या बोली, अब इसका चैप्टर। यूपी में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 6 में से 5 आदमखोर भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठे भेड़िए का पकड़ा जाना बाकी है, जो सबसे खूंखार है और जिसे लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है। इस लंगड़े भेड़िए की चुनौती के बीच खुद CM योगी बहराइच पहुंच गए। अब तक CM योगी लखनऊ से ही ऑपरेशन भेड़िया की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन CM योगी ने यह जरूरी समझा कि भेड़िए का जिस तरह से आतंक है उसमें ग्राउंड पर जाकर पूरे ऑपरेशन को देखना जरूरी है। CM योगी के बहराइच दौरे की तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि बहराइच दौरे में उन्होंने कैसे भेड़ियों का आतंक खत्म होने की डेडलाइन तय कर दी। बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए को पकड़ने वाली टीम के साथ बैठक की। बैठक में CM योगी ने अधिकारियों से ऑपरेशन भेड़िया की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। लंगड़ा भेड़िया क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, इस बारे में सवाल पूछे उन्होंने और इसके बाद CM योगी ने लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए डेडलाइन तय कर दी। CM योगी ने साफ कह दिया कि अब अगर छठे भेड़िए ने फिर हमला किया तो उसे गोली मार दी जाए। सुनिए CM योगी को, फिर आपको बताऊंगा कि लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया की टीम ने कौन सा नया प्लान बनाया। 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। आदमखोर भेड़िए पर योगी आदित्यनाथ के इस अल्टीमेटम से गांव वालों का हौसला बढ़ गया। वहीं लंगड़े भेड़िए को पकड़ने या फिर शूटआउट का प्लान भी तैयार किया जा चुका है। बहराइच के गांव में इन दोनों भेड़ियों की आवाज गूंज रही है। हालांकि इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि भेड़िए की आवाज ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम के स्पीकर से निकाली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया पकड़ा जा सके, इसके लिए तैयारी की गई। साउंड ट्रैप कहते हैं इसे, और इस आवाज को सुनकर लंगड़ा भेड़िया जहां भी छुपा होगा बाहर निकलेगा और फिर उसे पकड़ लिया जाएगा। देखिए कैसे साउंड ट्रैप बिछाया जा रहा है।
एक बेसिक सा सवाल तो यही आता है मन में कि आखिर इस आवाज में ऐसा क्या है जिसे सुनकर अपने ठिकाने में छुपा लंगड़ा भेड़िया बाहर आ जाएगा। ऑपरेशन भेड़िया से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक 10 सितंबर को जिस आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया वो मादा भेड़िया है और जो आदमखोर भेड़िया बचा है वो अपने झुंड का लीडर है। कहा जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया पकड़ी गई मादा भेड़िया और अपने दूसरे साथियों को आवाज लगाकर ढूंढ रहा है। उसकी आवाज को सुनकर ही ऑपरेशन भेड़िया की टीम को उसे पकड़ने का नया आइडिया आया और इस आइडिया के तहत स्पीकर के जरिए मादा भेड़िए के दर्द में कराहने की आवाज बजाई जा रही है। इस आवाज को उन जगहों पर बजाया जा रहा है जहां लंगड़े भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हुई है। ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी टीम को उम्मीद है कि मादा भेड़िया के कराहने की आवाज सुनकर लंगड़ा भेड़िया उसकी तलाश करने के लिए बाहर जरूर निकलेगा और पकड़ा जाएगा। दरअसल भेड़िया को सबसे शातिर शिकारियों में से एक माना जाता है और उसकी सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। घने जंगलों में भेड़िया 10 किलोमीटर दूर की आवाज सुन सकता है। खुला मैदान हो तो भेड़िए की सुनने की क्षमता 16 किलोमीटर तक हो जाती है। दूर से सुनने की यही ताकत अब लंगड़े भेड़िए की कमजोरी साबित हो सकती है। इसलिए लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए वॉइस ट्रैप या साउंड ट्रैप एक्टिवेट किया गया है कि उसको लगे कि वो जो मादा भेड़िया है वो मुसीबत में है, वो मदद की गुहार लगा रही है, वो तड़प रही है और वो बचाने के लिए जो है वो दौड़ा चला है और आया तो गया। काफी कोशिश के बाद भी लंगड़ा भेड़िया अभी तक पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में पूरे ऑपरेशन की जानकारी लेने और उसमें सुधार लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बहराइच पहुंचे। सीएम योगी ने सबसे पहले भेड़िए के हमले वाले इलाकों का हवाई दौरा किया, हालात को अच्छी तरह से समझा। इसके बाद सीएम योगी उन गांवों में पहुंचे जहां के लोगों ने भेड़ियों के हमलों में अपनों को खोया और खुद घायल हुए। सीएम योगी ने सभी पीड़ित परिवारों से एक एक करके मुलाकात की, उन्हें जरूरत का सामान दिया, पूरी मदद का भरोसा दिया और इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। एक बच्ची को उन्होंने गोद में भी उठाया और उसे खुद अपने हाथ से चॉकलेट खिलाई ताकि थोड़ा लोगों में विश्वास पैदा है कि भाई सीएम हमारे बीच में है, काम हो रहा है, इनको भी चिंता है हमारी, माहौल थोड़ा लाइट हो। लोग इतने तनाव में थे। सुनिए वहां पर सीएम ने क्या कहा। टीम जब तक इस खतरे को यहां से मुक्त इस क्षेत्र को नहीं कर देती है, टीम यहां पे तैनात रह करके पूरी सतर्कता के साथ आम जनता की सेवा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज इसीलिए मैंने पीड़ितों से मिलने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और इस क्षेत्र का दौरा भी किया है और क्या आगे की रणनीति वन विभाग की और स्थानीय प्रशासन की इसकी जानकारी भी दी है। सीएम योगी को अपने बीच देखकर भेड़ियों के आतंक से खौफ में जी रहे गांव वालों के चेहरों पर चमक नजर आई। लोगों को उम्मीद बंधी कि सीएम योगी के आने से मिशन भेड़िया में तेजी आई। सुनिए गांव वाले क्या कह रहे हैं। वही बोला मैंने कैसे क्या हुआ, कहाँ लेटे थे। मैं बोला आंगना में लेटे थे, टटिया गिरी थी तो बोले जान नहीं पाया, तो हम बोला नहीं जान पाया, सो गया था। उसके बाद में मैं आंखें खुली तब देखा तो नहीं था, तो बोले मैंने आराम से भी रहने का 5 पकड़ गए हैं, जब तक एक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक खतरा भी हाई है। मेरी टीम इधर ही है और वो पैसा भेज दिया है 5 लाख। मंत्री यही बताया है कि अपने बच्चों को बचा के रखिए और आपको थोड़ा तले जो हंगामा सुनेगा तले जाग के रहिए, अपने बच्चे बचा के रखिए। सहायता दिया था पहले तो दिया था वही दिया। इस सब के बीच बहराइच के गांव में लोगों ने एक बार फिर आदमखोर भेड़िए के हमले का दावा कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात के 2:30 बजे भेड़िए ने 11 साल के बच्चे पर हमला किया। यह बच्चा अपने घर की छत पर सो रहा था। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने बच्चे को गर्दन से दबोच लिया, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल पाई। छत पर सो रही महिला की नजर भेड़िए पर पड़ गई और उसने लाठी की मदद से भेड़िए को भगाया। बच्चे को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए उसे रेफर किया गया। वहीं वन विभाग ने इसे आदमखोर भेड़िए का हमला मानने से इनकार किया है। सुनिए गांव वाले और अधिकारी क्या बता रहे हैं। दूसरे छत पे आया से भेड़िया ने हमला कर दिया। जो मेरी भाभी थी पौड़ी थी, उनने देखा तो उसने फिर तौलिया से या फिर कपड़ा से उसको हुसकाया, लेकिन नहीं भागा। फिर लाठी डंडा उठाया तभी भागा उसने। तो दूसरे के छत पे जाके फिर उतर गया, वो चला गया, गायब हो गया। जब वो देखता है जैसे कोई बच्चा जमीन पर या चारपाई पर नीचे लेटा होता है तो उसकी हाइट के भेड़िया की हाइट के उस मौके पर नीचे होता है। तो ऐसे स्थिति में वो
हमला कर सकता है, लेकिन छत जो कि बहुत ऊंची होता है, छत के बारे में भेड़िया सोचेगा भी नहीं। वो ऊंचाई देख करके, ऊंचाई पर किसी व्यक्ति लेटा हो, बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो यहाँ तक कि कोई आदमी अगर खड़ा हो गया, उसके सामने भी खड़ा हो गया तो भी वो भाग जाएगा। छत पर भेड़िया गया और बच्चे को उठाने का प्रयास किया। ये भेड़िया का हमको नहीं लगता है, न भेड़िया का है। भेड़िया छत पे नहीं जाएगा, तो जो गया वो कौन था, ये भी तो बताइए। बहराइच में भेड़ियों के हमलों के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर ये भेड़िया अचानक इतने हिंसक कैसे हो गए, जबकि ऐसा नहीं है कि इस इलाके में भेड़िया अचानक आधम के हों। बारिश के सीजन में पहले भी भेड़िया इन इलाकों में आते रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह कभी इंसानों पर हमले नहीं किए। इस पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भेड़िए इंसानों पर हमले कर रहे हैं वो रेबीज या जानवरों को होने वाली बीमारी कैनाइन डिस्टेंपर से पीड़ित हो सकते हैं, और इस तरह की बीमारियां जानवरों के व्यवहार को कभी कभी बदल देती, जिससे उनमें इंसानों के प्रति डर खत्म हो जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भेड़िए के पकड़े जाने के बाद उसकी जांच से ही हमलों की सटीक वजह का पता लग सकेगा, क्योंकि पाठशाला में हम पहले ही बता चुके हैं कि आमतौर पर स्वस्थ भेड़िया इंसानों पर हमला नहीं करता, तो चांसेस ये हैं कि ये स्वस्थ भेड़िया नहीं है। लेकिन अब अभी भी लंगड़ा भेड़िया पकड़ में नहीं आया, खौफ है ही। यूपी के सीएम खुद मौके पर गए हैं, तो उम्मीद जगी है कि अब जल्द से जल्द या तो भेड़िया पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा।